Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about political thought of लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. तो आइए चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स. वैसे तो इस नाम को किसी भी तरीके के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम इनके बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं. ही वॉज अ वेरी पॉपुलर लीडर. क्यों मैं कह रहा हूँ पॉपुलर लीडर, ये पॉपुलर वर्ड मैंने स्पेसिफाई क्यों किया, उसके पीछे भी एक रीज़न है. इनसे पहले जितने भी लीडर्स थे वो मॉडरेट लीडर्स थे. उनका मानना ये था कि अभी मासेस रेडी नहीं हुए कि उन्हें इंक्लूड किया जा सके इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर. जबकि एक्सट्रीमिस्ट और लोकमान्य तिलक का कहना यह था कि जब तक हम मासेस को इंक्लूड नहीं करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, तब तक हम किसी भी तरीके का जो है रिजल्ट नहीं देख पाएंगे. और आज़ादी की तो दूर दूर तक सोचिए ही मत. तो इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए मासेस को इंक्लूड करने के लिए, मासेस को मोबिलाइज करने के लिए लोकमान्य तिलक ने दो फेस्टिवल्स का सहारा लिया, गणेश उत्सव एंड शिवाजी फेस्टिवल. इन दोनों फेस्टिवल को एज अ पॉलिटिकल फोरम उन्होंने ट्रीट किया. वहाँ से उन्होंने पॉलिटिकल स्पीचेस दी, लोगों के बीच में गए, वो लोगों तक नेशनलिज्म की भावना उन्होंने पहुंचाई. इसीलिए हम कह सकते हैं दैट ही वॉज अ ट्रू मास लीडर. और जब हम उनकी बात करते हैं रोल एज अ जर्नलिस्ट, तो वो तो और ज़्यादा प्रोफाउंड था और इम्पैक्टफुल था. उसके अंदर एक इंसिडेंट जो मुझे अभी याद आ रहा है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा. वो है पूना का. इन 1897 पुणे के अंदर प्लेग फैल चुका था और प्लेग को कंट्रोल करने के लिए रैंड को एज ए कमिश्नर बना के भेजा गया. तो रैंड क्या करते थे, घर में घुसते थे, उनके ऑफिसर्स घर में घुसते थे, तोड़फोड़ मचाते थे और उसी के साथ साथ जो है फोर्सफुली कपड़े उतरवाए जाते थे. ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ हिंदुस्तानी सभ्यता के अंदर सही नहीं मानी जाती थी. हिंदुस्तानी क्या, किसी भी सभ्यता में ये सही नहीं. तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि प्लेग से तो हम एक बार बच जाएंगे. प्लेग उतना जो है हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, उतना क्रूर नहीं है जितना अंग्रेज हमारे लिए क्रूर. और इसी चीज़ को फेस करते हुए, इसी चीज़ को अपोज करते हुए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा. और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने लिखा कि बिना किसी लालच के या बिना किसी रिवॉर्ड के अगर ऑपरेसर को मार दिया जाए तो वो किसी भी तरीके से गलत नहीं. इसी आर्टिकल से प्रभावित होकर चापेकर ब्रदर्स ने रैंड का मर्डर कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें ट्रायल भी फेस करना पड़ा. और उसी ट्रायल के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपना फेमस स्लोगन दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा. ये उन्होंने वहीं पे बताया. इसके अलावा वो कर्मयोग की फिलॉसफी से काफी ज्यादा प्रभावित थे. कर्मयोग क्या है, तो श्रीमद् भगवत गीता में कर्मयोग के बारे में जो है विचार दिया गया, जिसके अंदर यह कहा गया है कि आप सिर्फ अपना काम कीजिए और काम इस तरीके से कीजिए कि आपसे बेहतर कोई भी ना कर पाए. आपका फोकस सिर्फ अपने काम पे होना चाहिए और उसका क्या फल मिलेगा उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है. और इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए, इसी चीज़ पे अपनी इंटरप्रिटेशन देते हुए उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम उन्होंने दिया गीता रहस्य. एज ए जर्नलिस्ट उन्होंने दो वीकलीज स्टार्ट करी, केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश, जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अपने नेशनलिज्म वाले भाव व्यक्त करते थे और अपने व्यूज़ वहाँ पे रखते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग और प्रभावित होते थे. अब आइए चलते हैं और जानते हैं उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में. बाल गंगाधर तिलक के सोशल रिफॉर्म्स के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के बारे में ज़्यादा बात होती, बट यहाँ पे इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी. अब आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स की उन्होंने बात करी. तो लिस्ट आपके सामने दे रखी है. अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, मोटिवेटेड इंडियंस टू ट्रैवल अब्रॉड. सात समंदर पार जाना मतलब अपनी जाति भ्रष्ट कर देना, ऐसा माना जाता था. तो उसके लिए उन्होंने मोटिवेट किया कि आप जाइए दूसरे देश, वहाँ के रहन सहन को देखिए, वहाँ से ज्ञान लीजिए और वापस आइए, उसे अप्लाई कीजिए इंडिया के अंदर. वो सपोर्टर थे विडो रीमैरिज के, वो सपोर्टर थे वुमेन एजुकेशन के. उन्होंने अनटचेबिलिटी को अपोज किया और उन्होंने जो कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी थी उसे भी काफ़ी ज़्यादा अपोज किया. बट क्यों इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि हमारे सामने नहीं आती या बातें नहीं होती, उसके पीछे भी एक रीज़न है. क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम चूज़ किया सोशल रिफॉर्म का वो काफ़ी ज़्यादा अलग था. महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे अपने व्यूज़ के अंदर, जबकि बाल गंगाधर तिलक उससे काफ़ी ज़्यादा अपोजिट थे. उनका सबसे पहले तो कहना यह था कि किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं लिया जाएगा. आप ये जो लॉज बना के ये रिफॉर्म कर रहे हैं, ये इन्हें मैं मानता ही नहीं हूँ. ये सबसे गलत तरीका है रिफॉर्म्स करने का. रिफॉर्म्स कहाँ से आते हैं? सोसाइटी के अंदर से आते हैं. और सिंपल सी बात है ना, घर में चाहे जितनी मर्जी दिक्कत हो, पड़ोसी आके हमें बताएंगे कि क्या दिक्कत चल रही है और किस तरीके से उसे सॉल्व करना. ये तो हम खुद ही सॉल्व करेंगे ना, उसे खुद ही फेस करेंगे. तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी कहना यही था कि ब्रिटिशर्स का किसी भी तरीके से जो है सहयोग ना लिया जाए. उनका कहना यह था
कि गोपाल कृष्ण गोखले और अदर जो लिबरल व्यूज रखने वाले सोशल रिफॉर्मर हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी को इंडिया के अंदर लाना चाहते हैं, मतलब इंडिया को रेप्लिकेट करना चाहते हैं वेस्टर्न सोसाइटी की तरह। बट बाल गंगाधर तिलक का कहना यह था कि हमारी दिक्कत हिंदुइज्म नहीं है, हमारी दिक्कत हिंदुइज्म का डाउनफॉल है, जो सुपरस्टिशंस जो इविल्स उसके अंदर आ गए हैं वो हमारी दिक्कत है, तो उसे दूर करना है। हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, हमारी जो आध्यात्मिक जर्नी थी, उसे हमें रिवाइव करना है। इंडिया के अंदर जो जिस तरीके का कल्चर है उसे हम रिवाइव करना है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिसे इंडिया के सोशल वैल्यूज़ में बिलीफ नहीं है उसे सोशल रिफॉर्म करने का कोई भी अधिकार ही नहीं, उसे सोशल रिफॉर्म इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल जो वेस्टर्न मॉडल है उसके खिलाफ थे, वो वेस्टर्न ब्यूरोक्रेसी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, वेस्टर्न तरीके से काम करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा बिलीफ था कि जिस तरीके से वो काम करते हैं और जिस तरीके से उनका रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, उनका ये मानना था। तो उन्होंने ये तक कहा कि जो एजुकेशन है वो हमेशा इंडियन होना चाहिए, क्योंकि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हमें एलिनिएट करता है, हमें डाउन ट्रोडन फील कराता है, हमें पिछड़ा हुआ फील कराता है, हमें ऐसा लगता है कि हम कोई चीज़ जानते नहीं, हमारे ऊपर एक बोझ क्रिएट कर देता है। तो उनका कहना था कि हमें इस तरीके से मॉडल वो क्रिएट करना है जो वेस्टर्न है, स्कूल्स वैसी हों, कॉलेजेस वैसी हों, बट उसके अंदर एजुकेशन जो हो वो इंडियन हो, मतलब वेस्टर्न मॉडल के अंदर इंडियन इंजन, उनका ये कहना था। इंडियनाइज करना चाहते थे वो इन सारी चीज़ों को। अब आइए जानते हैं उनके स्वदेशी और स्वराज के कॉन्सेप्ट को लेकर। स्वदेशी और स्वराज के कॉन्सेप्ट का उन्होंने नींव रखी। स्वराज उन्होंने जो है इस तरीके से बताया वो था नेशनल इंडिपेंडेंस के टर्म में, बट इसको महात्मा गांधी ने और काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइंड कर दिया। महात्मा गांधी इसको और ज़्यादा डेप्थ में ले जाते हुए उन्होंने ये तक कहा कि स्वराज मतलब खुद पे कंट्रोल, हमारा अपने आप पे कंट्रोल। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वराज जो हैं वो दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं नेशनल मूवमेंट के, इसके थ्रू ही क्या है हम आज़ादी ले पाएंगे। उनका कहना यह था कि जो स्वदेशी है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो जो विदेशी प्रोडक्ट हैं, जितने भी गुड्स हैं उन्हें बॉयकॉट करें और इंडियनाइज करें चीज़ों को, इंडिया के अंदर गुड्स बनाएं, उसे यूज़ करें, आप ब्यूरोक्रेसी छोड़ें। उनका मानना यह था कि अगर हम जितने भी इंडियंस हैं उनके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना बंद कर दें, उनके लिए चौकीदारी कलेक्ट करना बंद कर दें, उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो देना बंद कर दें, तो कल के कल उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। वो तो मुट्ठी भर ही थे, रूल तो वो हमारे थ्रू ही कर रहे थे, हम लोगों को ही रिक्रूट करते थे। आर्मी में इंडियंस थे, ब्यूरोक्रेसी जो सबॉर्डिनेट थी एकदम नीचे लेवल की, बाबू जिसको बोला जाता था, वो भी इंडियंस थे, तो इंडियंस के थ्रू ही रूल हो रहा था। तो उनका कहना था इन्हें बॉयकॉट करें, उन्हें जाना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड मॉडरेट्स ने जो है प्रमोट की थी। मॉडरेट्स उसमें कहते थे कि हम याचिका डालेंगे, अंग्रेज बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, इनका कहना था कुछ अच्छे नहीं है, और मैं किस चीज़ की याचिका डालूं? मैं अपने देश में रह रहा हूं, मैं अपने देश में रहते हुए अंग्रेजों को याचिका डालूं कि मेरे लिए ये काम करें या फिर मुझे ये चीज़ दें। क्यों? उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेवल को यहाँ से यहाँ ले गए, काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले गए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को रिजेक्ट कर दिया और बोला हम पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, हम उनका जीना हराम कर देंगे, हम उनका काम ही नहीं होने देंगे बिल्कुल। तो इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलप करी, जिसका उन्होंने स्वदेशी और स्वराज नाम दी। ये उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए। उन्होंने बोला कि स्वराज जो है वो हर एक चीज़ को डेवलप करेगा। हमारे पास खुद का कंट्रोल है, हमारे पास आज़ादी है, तो हम इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे, हम सोशल रिफॉर्म कर पाएंगे, हम जो है हमारा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और उनका कहना यह था कि धर्म जो है हमारा स्वधर्म, हमारा धर्म है कि हमारी ड्यूटीज़ हैं उन्हें फॉलो करना है, तो हम हमारी ड्यूटीज़ हमारे जो इंडिजीनियस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हैं उसी के अंदर फुलफिल कर पाएंगे, उसके अलावा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। मैं इतना तक कहना चाहूँगा, अगर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट बने तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में किसी का नाम लिखा जाना चाहिए, तो वो है लोकमान्य तिलक। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये लोगों तक चीज़ों को लेके आए। ये उस समय की बात है जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी जैसी भावना नहीं थी। उन्होंने लोगों को बताया कि आप हिंदुस्तानी, आप एकजुट हो जाइए, आप इनका विरोध कीजिए। उस समय की बात है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।